Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत रायपुर से। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिजली नियामक आयोग ने बिजली खरीदने की दर घटा दी है। 20% कम में खरीदी अब जाएगी अतिरिक्त बिजली। पिछले साल 2.5 रुपए की दर से भुगतान किया गया था। इस साल 1.94 रुपए प्रति यूनिट से भुगतान होगा। तो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिजली नियामक आयोग ने बिजली खरीदने की दर घटा दी है। स्टार जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। बताएं सर, क्या अपडेट है? देखिए, ये शासन की एक योजना थी जिसमें रूफटॉप जो सोलर प्लांट लगा रहे थे उसमें जो अतिरिक्त बिजली उपभोक्ताओं के बस बचती थी उसको ग्रिड में डाला जाता था और उसका साल के अंत में बिजली कंपनी उसका पेमेंट करती थी। तो पिछले साल वो 2.5 रुपये प्रति यूनिट थी, जिसे इस साल यानी करंट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में घटा दिया गया है और लगभग 20% की कटौती की गई है। तो ये और अब जो खरीदी की जाएगी, मतलब जो भुगतान किया जाएगा उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली का 1.94 रुपये से हिसाब से किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से दोहरी मार कही जा सकती है, क्योंकि बिजली की दर जो अभी देखे थे पिछले महीने ही करीब 7% बिजली की दर बढ़ाई गई थी जो कंपनियां लगाती हैं, और अब ये खरीदने की दर यानी जिनके पास अतिरिक्त बिजली बचती थी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, वो पैसा भी उन्हें कम मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका रूफटॉप सोलर प्लांट उपभोक्ताओं को कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया स्टार तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त पूरे देश में धर्मों से जुड़े पुराने संस्थागत सिस्टम को बदलने पर बहस जारी है। कभी सनातन बोर्ड तो कभी वक्फ बोर्ड में बदलाव। इसी बीच उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और उस पर मचे घमासान से दरअसल मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर यूपी वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की तैयारी की चर्चा है। सरकार इसे पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन की दिशा में कदम बताती है, जबकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक मामलों में दखल और राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। दो हिंदू सदस्यों को लिया जाए सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी और शिया वक्फ बोर्ड में भी, तो मुझे लगता है कि जो अनियमितताएं हैं वो भी रुकेंगी, भ्रष्टाचार है वो भी रुकेगा और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में दानिश अंसारी मेंबर हो सकते हैं? किसी भी मंदिर या किसी दूसरी हिंदू रिलीजन कमेटी में कोई मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों? उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की चर्चा के साथ ही राजनीतिक और धार्मिक बहस गर्मा गई। शुरुआत हुई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी के बयान से। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना। यूपी सरकार के मुताबिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मकसद केवल बोर्ड की संरचना बदलना नहीं था, बल्कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और नियमित ऑडिट सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नए बोर्ड में पसमानदा समाज, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और कानून के मुताबिक 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। दानिश आजाद अंसारी के बयान के बाद हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहसिन रजा ने नए बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की मांग का समर्थन किया और उसकी वजह भी गिनाई। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हैं, हम जरूर कराएंगे, क्योंकि 1,27,000 रजिस्टर्ड वक्फ हैं, तो 2-3 लाख संपत्तियां हैं और आज तक यहां पर ऑडिट नहीं हुआ है और ये अधिकार राज्य सरकार को है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी भी मांग की है कि सेक्शन 47C के तहत यहां पर ऑडिट कराया जाए और जो लोग दोषी हैं,
जांच जरूरी है और पारदर्शी हो और इनसे रिकवरी की जाए। रिकवरी करके जिनके लिए ये वक्त किए गए थे उसका लाभ उन्हें पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ यूपी में इस प्रस्ताव का राजनीतिक और धार्मिक विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने इस पर पलटवार किया है। कहा कि जब किसी हिंदू कमेटी या मंदिर कमेटी में मुसलमान नहीं हो सकता तो फिर वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों? क्या दानिश अंसारी जी राम मंदिर के ट्रस्ट में मेंबर हो सकते हैं? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में दानिश अंसारी मेंबर हो सकते हैं? अगर वो वहाँ बन जाएं तो हम लोग भी वक्फ बोर्ड में उनको कबूल कर लेते हैं। तो सरकार सुनियोजित तरीके से चाहती है कि जो भी जमीनें हैं उसको कब्जा करके बेचा जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता इस पर, क्योंकि 2 गैर मुस्लिमों के ऊपर कोर्ट ने ये भी बोला था कि हाँ इस पर हम सुन सकते हैं, इस पर सुनवाई हो सकती है, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जब तक सुनवाई ना हो, जब तक इस तरह से हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुकें। किसी भी मंदिर या किसी दूसरी हिंदू रिलीजन कमेटी में कोई मुसलमान नहीं हो सकता तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी उसी मॉडल पर चर्चा तेज है। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार को करना है और वक्फ संशोधन कानून में जुड़े कई पहलुओं पर न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है। पर सवाल अकेले वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा या आने वाले चुनाव से पहले सियासी माहौल में मुद्दा बनकर रह जाएगा। अखंड राय के साथ अभिषेक मिश्रा, IBC 24, लखनऊ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात गिरफ्तार किए गए 2 ड्रग्स पेडलर से पूछताछ की गई और इस दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें के पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। इधर जीतू पटवारी के इंदौर स्थित बिजलपुर निवास पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। पटवारी के कानूनी सलाहकार जय हार्डिया ने बताया कि देर रात नाना पटवारी की कार घर के पास मिली थी, जबकि उनका मोबाइल फोन देर रात से बंद है। हार्डिया के मुताबिक परिवार की ओर से राजेंद्र नगर थाने में गुमशुदगी का आवेदन भी दिया गया, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लेने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। नहीं, अभी गिरफ्तार किया ये संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी हमें भी नहीं जानकारी कि उसको गिरफ्तार किया। ये बात है, हम 9:30-10 बजे की बात है। सनशाइन फार्म हाउस है, राजेंद्र नगर थाने से संबंधित है। वहाँ उसकी गाड़ी मिली थी। कुछ लोगों ने बोला कि ये नाना की है और 9-9:30 बजे से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो उसके बीच वाले भाई ने राजेंद्र नगर थाने पे एक आवेदन दिया है कि हमारा भाई का मोबाइल बंद आ रहा है, गाड़ी यहाँ खड़ी है, हमें इसकी जानकारी। तो थाने से हमें ये बोला गया है कि हम जांच करके बताते हैं। गिरफ्तारी हुई है, क्या हुआ है, क्यों ले गए, ये अभी कुछ नहीं किया जा सकता। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, विरोध जताया, कहा कि बिना सूचना दिए गिरफ्तारी की गई। उन्होंने डीजीपी से आग्रह किया कि ऐसी परंपरा न बनाई जाए जो भविष्य में परेशानी का कारण बने। फिलहाल पुलिस की ओर से नाना पटवारी की हिरासत और मामले के संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। जांच जारी है। वहीं भाई को हिरासत में लेने पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अब बदला ले रही है। जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबाने के लिए कानून का सहारा लिया जाएगा। बीजेपी का भी बयान सामने आ गया। कहा है कि मोहन सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, इसीलिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून की निगाह में ना कोई जीतू पटवारी है, ना जीतू पटवारी का कोई भाई है, ना कांग्रेस है, ना भाजपा है। कानून की निगाह में चाहे दल कोई भी हो, नेता हो या नेता के घर का कोई हो, कानून की निगाह में सब बराबर हैं। अपराधी अपराधी होता है। अपराध अगर जिसने किया है, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई भी हो। आपको बता दें कि इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को राजेंद्र नगर पुलिस ने हिरासत में लिया।
बुधवार देर रात 2 कथित ड्रग पेडलर्स इमरान खान और रानी भाई को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि नाना पटवारी और उसके साथी मानक को ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सनशाइन कॉलोनी के पास नाना पटवारी को हिरासत में लिया और डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने हिरासत की पुष्टि की है। राजेंद्र नगर पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको इंदौर से बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई को थाने लेकर पुलिस पहुंची है। नाना पटवारी को राजेंद्र नगर थाने लेकर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और पुलिस को रौब दिखाते नजर आए हैं नाना पटवारी। ड्रग पेडलर से डिलीवरी लेने वाला नाना पटवारी था, ऐसी सूचना मिल रही है। फार्म हाउस पर पार्टी के लिए ब्राउन शुगर मंगाई थी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जीतू पटवारी के भाई हैं नाना पटवारी, इन्हें अब राजेंद्र नगर थाना लेकर पहुंची है पुलिस और इस दौरान रौब दिखाते नजर आए हैं नाना पटवारी। देखिए निहारिका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। निहारिका, एक तो हिरासत में ले लिया गया है, थाने भी ले आया गया, लेकिन जो तेवर वो दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले का हाथ छटका रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हटो हटो ज़रा, ये भी बड़ा अजीबोगरीब रवैया है नाना पटवारी का। बिल्कुल, देखिए ड्रग केस में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को राजेंद्र नगर थाने लेकर पहुंची है पुलिस और पुलिस को रौब दिखाते हुए साफ नाना पटवारी वहां पर नजर आ रहे। जैसे ही वे कार से उतरे उन्होंने अपना हाथ झटका और कहा अबे छोड़ना, और इस तरह से वो रौब दिखाते हुए वहां पर पुलिस को नजर आए हैं। ड्रग्स पेडलर से डिलीवरी लेने वाले थे नाना पटवारी, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी मिली कि फार्म हाउस पर पार्टी के लिए उन्होंने ब्राउन शुगर बुलवाई थी और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लग गई। पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी तो उन्होंने नाना पटवारी को हिरासत में लिया और उसके बाद से एफआईआर की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही राजेंद्र नगर थाना पुलिस उन्हें लेकर पहुंची थी, तब भी नाना पटवारी की जो कह सकते अकड़ थी वो खत्म नहीं हुई। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही पुलिस को रौब दिखाया और रौब दिखाते हुए कहा कि अभी छोड़ना, और अपना हाथ भी उन्होंने झटका। अब ये देख सकते हैं कि अभी भी उनका जो रौब है वो नहीं जा रहा है, उनकी जो अकड़ है वो नहीं जा रही है और इस तरह से वो कैमरे में फिलहाल कैद हुए हैं। जी निहारिका, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। रायपुर के उरला स्थित 3D प्लांट में हुए धमाके की जांच के लिए कांग्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कांग्रेस की जांच कमेटी ने मौके का निरीक्षण किया, प्रत्यक्षदर्शियों से चर्चा की। कांग्रेस कमेटी के संयोजक पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि अनट्रेंड युवक से गैस सिलेंडर बदलवाने की वजह से यह हादसा हुआ है। साथ ही प्लांट जर्जर हालात में दिखता है। यहाँ सुरक्षा मानदंडों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने नियमित जांच में लापरवाही बरतने वाले हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग के अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने जायजा लिया है। 3D प्लांट में पिछले दिनों एक गंभीर हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 3 मजदूरों की मौत हो गई। इसकी जांच के लिए आज कांग्रेस की टीम जो एक बनाई थी, इस पूरे घटना की जांच के लिए कांग्रेस की एक जो टीम बनाई थी जांच टीम, वो टीम यहाँ पर पहुंची है। आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया है, पंकज शर्मा है, रायपुर ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं पप्पू बंजारे हैं, पूर्व विधायक अनीता शर्मा है, तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इन्होंने घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे भी बातचीत की, मृतक के परिजनों से भी बातचीत की और पूरा जानने की कोशिश की कि आखिर ये घटना क्यों घटी। तो इसमें लापरवाही किसकी नजर आ रही है? देखिए, स्पष्ट लापरवाही सरकार की है और जितने फैक्ट्री चलते हैं सरकार की अनुमति से चलते हैं। डीआईसी का पंजीयन होता है, उसके द्वारा भी जांच की जाती है। लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी हेल्थ एंड सेफ्टी का जो पंजीयन होता है, सुरक्षा मानकों को देखकर उनका पंजीयन किया जाता है। यहाँ कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कौन सा श्रमिक कुशल है, कौन सा अकुशल है, कितने लोग काम कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी रहती, जिसका अभाव यहाँ पे देखने को मिला। सारे लोगों से हम लोगों ने बात किया, लेकिन इन सरकारी नियमों का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए
सरकार पूरी तरह से उपाय करे और जो सरकारी नियमों का जो प्रावधान है, डीआईसी में जो पंजीयन होता है उसके बाद उसकी जांच होती है, वो होना चाहिए। इंडस्ट्रियल हेल्थ और सेफ्टी डिपार्टमेंट भी देखती है, लेबर डिपार्टमेंट भी फैक्ट्री लाइसेंस देता है। तो इन सब का जो है मापदंड होना चाहिए। और जो पूर्ण कुशल श्रमिक विधायक रही हुई है, अक्सर हादसे होते हैं, तो क्या लग रहा है सरकार थोड़ी गंभीर नहीं है कि इस मामले को लेकर? फैक्ट्री किस तरह से चल रही है? देखिए, जिस तरीके से सरकार कहीं पे गंभीर नहीं है। आज कंपनी जिस तरीके से ये फैक्ट्री देख रहे हैं, फैक्ट्री की स्थिति ऐसी जर्जर अवस्था में, और इनका ना तो पीएफ है, ना एसआई कट रहा है, ना यानी मतलब जो भी यहाँ काम कर रहा है बस ठेके में, और मतलब कोई सेफ्टी का यहाँ कोई ख्याल नहीं रखा गया है, ना जूता, ना हेलमेट, ना कोई प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम तो यही मांग करेंगे उन दोषी जो जिम्मेदार इस क्षेत्र को जो देखता होगा, जो चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ एंड सेफ्टी हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहीं न कहीं सरकार को दोषी मानता हूँ ऐसे हादसों की, और जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पदस्थ थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई भी जान ना जा सके। इन फैक्ट्रियों की खामियों पर जो नज़र रखने वाले होते हैं, इन फैक्ट्रियाँ ठीक से काम कर रही है कि नियम शर्तों का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर जो नज़र रखने वाले अधिकारियों की जो लापरवाही, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जब तक नहीं होता तब तक ये हाथ से नहीं रुकेंगे, तो इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और कांग्रेसी जो अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें भी इस बात को उल्लेख करेंगे कि जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के नाम पर नटवर लालों का जो गिरोह है वो बड़ा एक्टिव है। MP में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी हो रही है। अब इस मामले में करणी सेना से जुड़े एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसने रसूखदारों से करीबी का फायदा उठाकर कई लोगों को रोजगार दिलाने का सपना दिखाया। लेकिन अब नौकरी देने की बात आई तो फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। कभी रामेश्वर शर्मा, कभी विश्वास सारंग, तो कभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। फेहरिस्त काफी लंबी है। इन्हीं रसूखदार लोगों को खुद का करीबी दिखाकर करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष आशु कुमार लोगों को ठगी का शिकार बनाता रहा। अपने संगठन की आड़ लेकर नेताओं के करीब पहुंचा। इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर भोले भाले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देता रहा और मोटी रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमाता रहा। आशु की ठगी के शिकार युवाओं ने अपना दर्द IBC 24 से बांटा। कहीं फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाया, नगर निगम इंदौर, नगर निगम भोपाल, नगर निगम ग्वालियर और अपने पोस्ट ऑफिस, दतिया मेडिकल कॉलेज, कहीं नियुक्ति पत्र दिखाए और हमसे ऑनलाइन माध्यम से इसने 3 लाख रुपए धीरे धीरे करके डलवाया। फिर हमें एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया जो कि हम कार्यालय लेके पहुंचे तो पता चला कि फर्जी है। व्यक्ति आशु पिता प्रभाकर कुमार जो भोपाल का निवासी है, उसने हमारे साथ में और मेरे रिश्तेदारों के साथ में, उन्होंने 4 लोगों के साथ में नौकरी का झांसा देकर, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर हमारे से ठगी की है। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जो दिया था, जो नगर निगम LDC का जो लेटर हमें दिया था ज्वाइनिंग लेटर, उसको लेकर हम नगर निगम आयुक्त में गए तो नगर निगम आयुक्त को फर्जी बताया गया। आशु कुमार की ठगी के शिकार युवाओं ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को ठगी की रकम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत पेश किए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को 30 से 40 लोगों से ठगी किए जाने की आशंका है। तत्काल में थाना कमला नगर में एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें फरियादी राजगढ़ निवासी एवं पांडुना निवासी व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि आशु सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देकर और उनसे पैसे ऐंठे गए हैं, और जिस पर से प्रथम दृष्टया जो है कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का प्रकरण बनता था, जिस पर से BNS की धारा 318(4), 336(3) और 318 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। बताते हैं कि आशु कुमार की इन्हीं संदिग्ध गतिविधियों के चलते करणी सेना जिलाध्यक्ष के पद से उसे हटाया गया था। यानी रणनीति साफ है, पहले किसी सामाजिक संगठन से जुड़ो, रुतबा बनाओ, लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, फिर सरकारी नौकरी का लालच देकर जाल में फंसाओ, फर्जी स्टाम्प, फर्जी सिग्नेचर, फर्जी नियुक्ति पत्र थमाओ और गायब हो जाओ। दीपक द्विवेदी, IBC 24 भोपाल। राजनांदगांव के बरगा, आलीवारा और मुसरा रेल ओवर ब्रिज में दरार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा।
उन्होंने रेल ओवरब्रिज में दरार को गंभीर विषय बताया, उच्च स्तरीय जांच की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि रेलवे के काम की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है। रेल मंत्री और उनकी टेक्निकल टीम से चर्चा हुई है। इस प्रकार की घटनाएं देश में पहली बार हो रही हैं, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में सांसद संतोष पांडे ने संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। रेलवे का काम है, पता नहीं किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता को तो बेहतर माना जाता रहा है, रेलवे मिनिस्टर से भी और उनकी जो टेक्निकल जो टीम है DRM और बाकी लोगों से भी इस बात की चर्चा हुई कि यानी ये इस प्रकार की घटनाएं देश में पहली बार हो रही है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे इसको अस्थायी रूप से उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा इलाज होना चाहिए बेहतर करने के काम। जैसे ही मुझे जानकारी हुई ग्रामीणों से, मैं तत्काल उसमें एक्शन लिया, DRM को फ़ोन किया, DRM तत्काल वहां से निकले, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वहां तैनात रहने कहा। इसमें जो भी ठेकेदार है जिनकी संलग्नता इस रोड निर्माण में रही है, घटिया निर्माण में, वे बख्शे नहीं जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।